हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज भाई क्या लेकर आई हूँ। आप सभी को पता है कि आजकल हम अपना एक्सप्लेनेशन पोर्शन ख़त्म करके जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। चाहे क्लास 9th हो, चाहे हम 10th की बात करें। तो 9th की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम क्लास 9th के लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो क्लास 9th की ही बात कर लेते हैं। क्लास 9th का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने सिर्फ अभी कोर्स ए कराया है। तो कोर्स ए में भी हमने क्या किया, कोर्स ए का हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम आ गए अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के। अब जो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी खत्म किया, ये सिर्फ नहीं है कि हमने 2 बुक्स पढ़ा दी, हमने व्याकरण कराया, लेखन कराया। इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी और प्लस आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करवाई। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस मैंने क्यों करवाई, आप सभी को पता होगा कि जब हम कोई चीज़ भी पढ़ते हैं और पढ़ने के तुरंत बाद अगर उसको एक बार रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो चीज़ें हमें आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। हमें बार बार उसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको करा दी थी। अब हम जब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ पढ़े तो हमने देखा कि अरे भाई, क्वेश्चंस तो 2 तरीके के आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं 2 तरीके के। कैसे? एक तो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव है। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, तो हमने कहा कि चलो भैया उठा लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप पूछोगे कि मैम आपने पहले सब्जेक्टिव क्यों नहीं कराया, ऑब्जेक्टिव क्यों कराया? इसका रीज़न ये था बेटा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे थे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारी सिर्फ एक बुक से आ रहे थे। कौन सी हमारी बुक थी? वो हमारी बुक थी क्षितिज भाग 1 से आ रहे थे, कहीं से और नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम व्याकरण जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड आएगा। नहीं आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्षितिज बुक से ही आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो हमने आपको पूरा करा दिया। यानी कि क्षितिज बुक में आपके पूरे जो 13 चैप्टर थे ना, यानी कि 5 आपके गद्य खंड में और 6 आपके जो है नहीं, हाँ, करीबन ऐसे ही थे। ठीक है ना, तो मैंने आपके पूरे कंप्लीट करा दिए। मतलब 6 आपके गद्य खंड में थे और 7 आपके काव्य खंड में थे। ये पूरे 13th चैप्टर जो हैं मैंने आपके एमसीक्यूज करा दिया। अब हमने कहा कि चलो भाई, जब ऑब्जेक्टिव हो गए तो अब सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें। तो सब्जेक्टिव का जब मैं आपको फर्स्ट वीडियो दे रही थी तो मैंने आपको कुछ चीज़ें, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव वाला, यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते, तो उसे ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस बुक से कैसे आएंगे। जैसे हमने बता दिया कि क्षितिज बुक से हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ये सभी लघुत्तरीय आएंगे, जिनका आंसर हमें 25 to 30 वर्ड्स में लिखना है। अगर हम बात करें कृतिका की, तो कृतिका बुक में हमारे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं दीर्घोत्तरीय रहेंगे, जिनके आंसर 50 to 60 वर्ड्स के बीच में आपके आएंगे। तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किए तो अब हम कोशिश कर रहे हैं 20 to 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर चैप्टर से हम करा सकें, क्योंकि ये अगर एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर से, अलग अलग पोर्शन से तो रिलेटेड है ही, साथ ही साथ जैसे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपके पास हैं। केस आपके पास पूरा चैप्टर है या आपको सिर्फ कोई एक सिनेरियो दे दिया जाता है उस पूरे चैप्टर में से, और उस पर से आपकी राय के आधारित एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके इनमें हैं, तो इनको प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, चलिए अब शुरू कर रहे हैं हम क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का 5वां अध्याय है। तो अभी तक हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। कौन कौन से? 2 बैलों की कथा, लिहाजा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद। तो ये 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम आए हैं अपने 5th चैप्टर। कौन सा है? प्रेमचंद के फटे जूते। इसको जरा करते हैं ध्यान से। चलिए देखिए क्या है इसके अंदर भी। करीबन आपके लिए हम 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। थोड़ा सा समझाने में मुझे टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक बार अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए उसका आंसर्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, लेखक को प्रेमचंद के जूते देखकर रोना क्यों आता है? अब देखिए, पहले ये हम चैप्टर शुरू करें तो थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करवा देती हूँ इस चैप्टर में था क्या। इस चैप्टर में क्या था, हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है,
इन्होंने एक फ़ोटो देखी जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी, इन दोनों की फ़ोटो है, उन्होंने देखी। अब ये फ़ोटो जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है, आप देखना उसको, ठीक है। वो फ़ोटो देखी। अब देखने के बाद वो ये देख रहे हैं कि भाई ये जो फ़ोटो है इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उनकी निगाह जाकर टिक गई प्रेमचंद जी के जूतों पर। अब जूतों पर क्यों टिकी? क्योंकि इनका एक जूता आगे से फटा हुआ था और उसमें से उनकी उंगली बाहर आ रही थी। अब जब इन्होंने अंगूठा देखा तो उसके बाद प्रेमचंद को देखा, ऊपर उनकी शक्ल को। अब उनकी शक्ल अगर आप देखोगे तो जैसे लगेगा ना वो मुस्कुरा रहे हैं ना कुछ है, एकदम शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबी सी व्यंग मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब हरिशंकर परसाई समझ गए कि प्रेमचंद जो है कैसे व्यक्ति हैं, ये सारी चीज़ें उनकी समझ में आ गई। अब उनका जूता फटा है तो लोग क्या करते हैं जूता फटा होने पर, या मैं क्या करता, ये सारी चीज़ें तो बताई। और प्रेमचंद ने ये फटा जूता पहनकर ये फ़ोटो क्यों खिंचवाई, इसके भी कई सारे रीज़न बताए, और उसके साथ साथ इनका जूता फटा क्यों ये भी बताया, है ना। तो एक तरीके से इस पूरे चैप्टर में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को निकालकर हमारे सामने रख दिया है कि आखिर प्रेमचंद जी ऐसा जो कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक ये थोड़ा सा माइंडसेट अपने दिमाग में रखना कि आखिर हरिशंकर परसाई जी ने क्यों प्रेमचंद जी के बारे में इतना रखा। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ है, अगर हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है तो हम उसके बारे में और खोजना और जानना चाहते हैं, और यही चीज़ परसाई जी के साथ हुई। वो प्रेमचंद के उस फटे जूते पर ऐसा अटके कि अब वो खोजने बीजने में लग गए कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। पर्सनली तौर पे भले शायद हरिशंकर परसाई प्रेमचंद जी को जानते हैं या ना जानते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लिटरली मुझे नहीं पता है, लेकिन सिर्फ वो पिक्चर देखकर उन्होंने जो सारी चीज़ें सोची वो इस पाठ में इन्होंने लिख दी। हमने पूरी पढ़ी है, ये एक व्यक्ति चित्र है, हमेशा ध्यान रखना। हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी का व्यक्ति चित्र इस पूरे चैप्टर में खींचा हुआ है। तो मैंने आपको एक छोटा सा रिकॉल दे दिया कि इस चैप्टर में क्या था। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई लेखक यानी कि हरिशंकर परसाई को प्रेमचंद के जूते देखकर रोना क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इतने जाने माने साहित्यकार और इनका जूता फटा। अब भाई फटा तो फटा सही, लेकिन उन्होंने फोटो क्यों खिंचा दी, सबसे बड़ी बात तो ये। तो शायद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति देखकर उनको बड़ा इस चीज़ का रोष हो रहा है। चलिए देखते हैं। क्योंकि इतने महान लेखक होने के बावजूद वे बदहाली की स्थिति में दिखते हैं। तो मैंने कहा ना कि भाई इतने बड़े साहित्यकार हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य में अपना एक अलग स्थान है। याद रखिए, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से ही नहीं, नवाब राय के नाम से उर्दू में भी लेखन कार्य किया है। तो साहित्य में उनका जो पद है वो बहुत ऊंचा है। अब इतने ऊंचे व्यक्ति का जूता फटा है तो उसका मतलब सीधा सीधा है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ है ना। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है कि उनके साहित्य का महान लेखक होने के बावजूद उनकी बदहाली की स्थिति में दिखते हैं, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनके पास विशेष अवसरों पर पहनने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। अब जैसे आजकल तो क्या है, हम लोग फ़ोटो जब चाहें जिस चाहें उस मोमेंट पे खींच सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रेमचंद जी के ज़माने में जाएं तो उस समय हमें पूरा तैयार श्यार होकर स्टूडियो में जाकर बैठना पड़ता था, तब फ़ोटो खींचती थी। ठीक है, वो भी कलर नहीं, ब्लैक एंड वाइट खींचती थी। तो अब वो मतलब आप समझ लीजिए कि वो साल डेढ़ साल में एक बार मौका मिलता था, कब और को उससे ज़्यादा मौका मिले। तो अब ऐसा ओकेज़न जो साल डेढ़ साल 2 साल में एक बार आ रहा है, तो उसके लिए तो भाई कपड़े अच्छे पहनना बनता है ना। तो उसके लिए भी उनके पास अच्छे कपड़े और अच्छे जूते नहीं है, ऐसी खराब स्थिति है। लेखक उनकी इस दुखद स्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करता है और उसे उनकी विपन्न स्थिति पर रोना आता है, यानी कि उनकी इस आर्थिक स्थिति पे कहीं ना कहीं लेखक को रोना आता है। लेखक हरिशंकर परसाई की नज़र प्रेमचंद के जूतों पर क्यों रुक गई? तो भाई क्यों रुकी थी, आप सभी को पता है कि भाई जब उन्होंने ये फोटो देखी तो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उनका एक जूता फटा था, और फटा होने के साथ ही साथ उसमें से एक अंगूठा उनका बाहर भी आ रहा था। भाई जूता फटता है
तो लोग छिपाने की, दबाने की कोशिश करते। अब जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने जब ये फ़ोटो खिंचाई तो उन्होंने धोती पहनी हुई है, ठीक है, धोती पहनी थी। अब चाहते तो वो धोती को थोड़ा सा नीचे कर लेते तो वो अंगूठा छिप जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, वो नहीं छिपा। तो वही कह रहे हैं कि भाई वो जूते पर रुके क्यों, क्योंकि जूता उनका फटा हुआ था। हरिशंकर परसाई की नज़र प्रेमचंद के जूतों पर इसलिए अटक गई क्योंकि उन्होंने साहित्य जगत का आधार स्तंभ, महान कथाकार, युग प्रवर्तक आदि कई संज्ञाओं से अभिहित, अभिहित का मतलब से नवाजे गए, अभिहित किया गया, परंतु उनके पास विशेष अवसर के लिए ढंग के जूते भी नहीं थे। फोटो खिंचवाने के अवसर पर जो जूते उन्होंने पहने थे वे फटे पुराने थे। तो मतलब आप फोटो खिंचा रहे हो तो कम से कम, अब फोटो क्या होता है, हमेशा के लिए यादगार हो गया होता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अभी के लिए ही रख रहे हैं, चलो अभी खींच लिया। आजकल तो फोटो क्या है, हमने खींची, अच्छी नहीं लगी, डिलीट मार दी, फिर से खींच ली, लेकिन उस समय तो जो खिंच गई तो समझ लो फिर बहुत टाइम हमेशा के लिए रखी रह जाती, उसको बार बार हम डिलीट करके थोड़ी ना वो कर सकते थे। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि भाई ऐसे अवसरों पर भी उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे और उन्होंने फटे पुराने जूते पहने हुए थे। उनकी फ़ोटो में उनके फटे पुराने जूते उनकी बदहाली का सबूत थे, ठीक है। तो सिर्फ जूते पर, जूते को देखकर उनकी स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए जूतों पर उनकी निगाह टिकी थी, क्योंकि वो फटे हुए थे। चलिए अब आ जाते हैं, लेखक श्री हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा क्यों कहा है। पुरखा कौन होता है मुझे ये बताइए। अगर आप साहित्यिक तो चलो एक अलग शब्द है, अगर हम पुरखा पूछें तो क्या होता है। पुरखा मतलब हो गया हमारे बड़े बुजुर्गों की कैटेगरी में, और उसको हम पुरखा, पूर्वज भी कहते हैं, और दूसरा पुरखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत जानकार होता है, ठीक है। तो हम कभी कभी किसी को मजाक में बोल देते हैं ना, जो बहुत सारा ज्ञान दे रहा, बहुत बड़ी बात है, भाई देखो ज़्यादा पुरखा बनने की कोशिश ना करो, उसको व्यंग के तौर पे कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में पुरखा वो व्यक्ति होता है जो उम्रदराज भी हो, और उम्रदराज अगर नहीं भी है तो उसके पास ज्ञान अपार हो, ठीक है। तो यहाँ प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखा उन्होंने क्यों कहा है, देखिए। प्रेमचंद अपने समय से लेकर अब तक के हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, ये बात तो सही है। जब वो थे तब भी, और आज नहीं है, हम अगर आज प्रेजेंट की बात करें, नहीं है तब भी वो हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य के जिस शिखर पर वे विद्यमान हैं वहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। बात सही, किसी के बस की बात नहीं है। वे यथार्थवादी लेखक थे, समाज के सच को अक्षरार्थ सामने लाते थे, यानी कि समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसे अपने अक्षरों यानी कि शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते थे। उन्होंने अपने आसपास की सामाजिक स्थिति का वास्तविक चित्र अपने लेखों से उकेरा है। आप उनके जो भी लेखा, हम कह रहे हैं आप ऐसे समझो, आप जाओ उनके उपन्यास मत पढ़ो, उनकी कहानियाँ मत पढ़ो, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है उतना पढ़ो। आपने ईदगाह कहानी पढ़ी है, ठीक है, दो बैलों की कहानी पढ़ी है दो बैलों की कथा, वो पढ़ी है। इसके अलावा आपने और भी उनकी कहानियाँ, जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ोगे ना, उनकी भी बहुत सारी कहानियाँ, बड़े भाई साहब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे पढ़ोगे। तो ये उसके ज़रिए समाज में जो चीज़ें व्याप्त हैं, जो अच्छी हैं वो भी, जो बुरी हैं वो भी, वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं, सब कुछ उन्होंने सामने लाने का प्रयास हमारे सामने किया है, चाहे वो जिस तरीके की भी हो, सभी कुछ उन्होंने हमारे सामने ला कर रखा है। तो इसीलिए क्या है, उनके लेख हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। वे दूरदर्शिता हैं, यानी कि वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो आज से 50 साल या 60 साल बाद कैसी होंगी, ये सारी वो बताने की कोशिश करते हैं। उन्हें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था, यानी कि जब ये थे तो उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था, तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को, समाज की परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थिति को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने जिन विषयों पर भी अपना कलम चलाई उसकी प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में उतनी ही है जितनी उस समय थी। अब मान लीजिए जैसे आप दो बैलों की कथा आपके सिलेबस में अगर उसको हम लेकर चलें तो ये कहानी तब लिखी गई थी जब अंग्रेज़ यहाँ शासन करते थे।
तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो किस तरीके से संघर्ष करते थे, ये दो बैलों के माध्यम से उन्होंने बताई। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो सीधा सीधा भी लिख सकते थे, तो दो बैलों के माध्यम से भाई इसलिए उन्होंने दो बैलों के माध्यम से लिखा क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के शासन के कारण हम सीधे उन पर उंगली नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अंग्रेज जो है ऐसे साहित्य को जला दिया करते थे और ऐसे साहित्यकारों को गिरफ्तार कर लिया करते थे, इसलिए ये इनडायरेक्टली सारी चीज़ें लिखी गई। अब जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि उनकी जो वो कहानी दो बैलों की कथा उस समय प्रासंगिक थी, क्योंकि उस समय युद्ध लड़ा जा रहा था स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ हमारी आज़ादी के लिए। वही चीज़ अगर आप भी आज समझोगे तो आज हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन अपनी सामाजिक परिस्थितियों से कहीं ना कहीं उस तरीके से संघर्ष हम आज भी कर रहे हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि उस समय जितनी प्रासंगिक थी वो आज भी है। अतः लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा कहकर हिंदी का मान बढ़ाया है। सच्चे अर्थों में वो साहित्यिक पुरखा है, यानी कि वो ये जानते थे कि आज अगर मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, कोई कहानी बोल रहा हूँ, तो आज से 50 साल बाद भी इसकी स्थिति उतनी बनी रहनी चाहिए, ये इसका उतना वैल्यू होनी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने हमें बताई है, ठीक है ना। इसीलिए उनको साहित्य की मतलब उनको इतनी नॉलेज थी कि आज के 50 साल बाद क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं, वो इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते थे, है ना। इसीलिए उन्हें साहित्यिक पुरखा कहा गया है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, पंक्ति के माध्यम से हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने जो है एक व्यंग्य किया है। व्यंग्य का मतलब उन लोगों पर तीक्ष्ण प्रहार किया है जो लोग फोटो बड़ा इत्र लगाकर खिंचाने जाते हैं, ठीक है। आज की बात मत करो, आज तो हम लोग पल पल क्लिक कर लेते हैं, लेकिन अगर उस समय की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं, बहुत सारा इत्र परफ्यूम लगा लिए कि जैसे लगता फ़ोटो से सुगंध आने वाली है। तो उस पर व्यंग करते हुए उन्होंने ये बात कही है। क्या कह रहे हैं। प्रश्नोक्त वाक्य के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है, ठीक है ना। दिखावा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो हैं वो नहीं, हम जो नहीं हैं वो हम दिखाते हैं और फोटो में खिंचाते हैं। आप चलो आप उस समय की बात तो छोड़ दो, हम आज की अगर बात करें, ठीक है, आज की बात करो। आजकल लोगों को बहुत सारा रील बनाने की और फोटो खिंचाने की, जगह जगह हर जगह फोटो क्लिक कराने की एक आदत है, और उसका नतीजा क्या होता है मुझे ये बताओ। उसका नतीजा क्या होता है। उसका नतीजा होता है कि एक्चुअल में जो है नहीं वो चीज़ वो क्लिक कर रहे होते हैं। आप अपने आसपास देखिए, कहीं पर भी देखिए, लोग रील्स जो बनाएंगे, जो वो फोटो खींचते हैं, वो एक्चुअल लाइफ से बिल्कुल अपोजिट होती है। तो ये एक तरीके से जो चीज़ें आप दिखा रहे हो ये व्यंग का पात्र है, ये आपकी वास्तविक ज़िंदगी नहीं है। लोग दिखावे के लिए फ़ोटो खिंचवाते समय दूसरों की कई वस्तुएं उधार लेते हैं, यहाँ तक कि बीवी भी ले लेते हैं कि भाई फ़ोटो में औरत, हमारे साथ जो लड़की है या औरत है वो अच्छी होनी चाहिए, बीवी तक उधार ले ली जाती है। परसाई जी प्रश्नोक्त उक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दिखावा बेकार है। वास्तविकता को स्वीकार कर गंभीरता से, विश्वास से सही मार्ग पर चलें, सफलता अवश्य मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दिखावा नहीं करना। अब जैसे आप आते हो, जैसे फ़ोटो खिंचाने आए, बहुत सारा परफ्यूम लगा कर आए, ठीक है, परफ्यूम लगा कर आए, लेकिन जब फ़ोटो खिंचेगी तो क्या उसमें से सुगंध आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ें सामने प्रेजेंट है वो दिखेंगी, लेकिन जो आपने महक लगाई वो नहीं दिखेगी। उसी तरीके से क्या हो रहा है कि आप जो नहीं हैं वो चीज़ दिखाने के लिए आप वहाँ पर बन ठन कर फोटो खिंचा रहे हैं। चाहे आपके पास कोट नहीं है तो दूसरे का कोट मांग रहे हो, आपकी बीबी मोटी है तो दूसरे की बीबी के साथ फोटो खिंचा रहे हो, आपके पास जो है कार नहीं है तो आप कार, दूसरे की कार के आगे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास जो चीज़ है ही नहीं आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो ये गलत है, आपको दिखावे के ऊपर नहीं चलना है। अगर आप चाहते हो कि जीवन में सफल हो तो उसके लिए मस्ट है कि जो चीज़ है उसी को प्रेजेंट करो। प्रश्न संख्या 5 है। प्रेमचंद के फटे जूते में भी अपनी फोटो खिंचवा ली, पर लेखक ऐसा कभी नहीं करता, क्यों? पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये दुनिया दिखावे पर मर मिटी है, मैं भी दिखावे पर मर मिटा। मतलब अगर मेरे पास जूता फटा होता तो मैं दूसरे की मांग कर पहन लेता,
लेकिन प्रेमचंद ने तो ऐसे खिंचा लिया। तो सीधे सा मतलब क्या है कि हमारे लेखक भी यानी कि हरिशंकर परसाई भी दिखावे के ऊपर कुर्बान है। हरिशंकर परसाई ने प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में हमेशा स्वयं को वर्तमान के संदर्भ में तथा लेखक को तत्काल समय के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। अब ये जो लेख वैसे तो हरिशंकर परसाई ने बहुत पहले लिखा है, लेकिन अगर हम बात करें तो हरिशंकर परसाई उसे अपने आप को आज के प्रेजेंट समय में और प्रेमचंद तत्कालीन यानी कि उस समय की बात के बारे में, तो दो अलग अलग समय क्या गैप है ये ध्यान रखिएगा, के रूप में किया। लेखक ने प्रश्नोक्त पंक्ति में यह दिखाना चाहा है कि वर्तमान और प्रेमचंद के समय में वैचारिक स्तर पर कितनी असमानता है, यानी कि सोच के संबंध में। जैसे कि बताया कि लेखक जो हमारे प्रेमचंद जी हैं, उनके पास जूता फटा था तो उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचा ली, सिंपल सी एक बात है, ठीक है। लेकिन फोटो जो तुम कह रहे, अगर मेरी बारी आती तो मैं क्या करता, मैं तो नहीं खिंचाता, मैं तो किसी से मांग लेता तो मैं काम करता। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि ये वैचारिक मत जो है वो असमानता है विचार की। तत्कालीन लोग अपनी वस्तु स्थिति को छिपाना नहीं जानते थे, हम जो हैं हम वही दिखाएंगे। आप जरा थोड़े से अपना दादा दादी के पास चले जाओ, आप अक्सर बोलते होगे अरे दादाजी क्या आप धोती पहने हुए हो, चलो अच्छे से पैंट शर्ट पहनो, तो कहते नहीं भाई जो मैं हूँ मैं वही चीज़ दिखाऊँ। तो उन लोगों के अंदर दिखावा करने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं थी। हम लोग के अंदर है कि नहीं चलो पैंट शर्ट क्या जरा थोड़ा सा और ब्रांड का ले आते हैं पहनते, क्या रौब जमेगा। हम दिखावे पर, पुराने लोग दिखावे पर कोई यकीन नहीं रखते थे, जो है उनके पास वही चीज़ है। वे यथार्थ को स्वीकार करने वाले यथार्थवादी थे, इसीलिए वह जैसे थे वैसे ही दिखते थे। जो वास्तविकता है वो उनको स्वीकार्य थी, इसीलिए जैसे हैं वो वैसे ही दिखते थे। हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते तो हम तरह तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब मान लीजिए आप घर में खाते तो दाल चावल हो, लेकिन बढ़िया से वही सी दाल चावल में जब आप वो कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे तो तरह तरह के फूड की फ़ोटो ले लेके डालोगे। वास्तविकता में क्या खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो। तो ये आपकी वास्तविकता है, आपने उस वास्तविकता को छिपाने के लिए वो फोटोग्राफ जो हैं वो डाली, तो ये गलत है। हाँ, अतः प्रेमचंद ने अपने फटे जूतों के साथ फोटो खिंचा ली, परंतु वर्तमान में अपने दोषों को छिपाने के पीछे लोग क्या नहीं करते। लेखक को प्रेमचंद की स्थिति में हीनता और दीनता का भाव दिखता है, जिसे आज का आधुनिकतावादी लेखक छिपाना चाहता है। अतः वह इस दशा में फोटो खिंचाने को तैयार नहीं। तो कहने का मतलब है कि परसाई जी जो हैं वो दिखावे पर मर मिटे हैं, प्रेमचंद जी नहीं। बेसिक सार अगर हम इस आंसर का निकालें तो प्रश्न संख्या 6 है, हरिशंकर परसाई ने अपने और प्रेमचंद के जूते में क्या अंतर बताया है। हरिशंकर परसाई ने कहा कि जूता मेरा भी फटा है। भाई जूता आपका फटा है तो जूता मेरा भी फटा है, लेकिन फर्क क्या है। हरिशंकर का जो हमारे लेखक हैं जिसके ऊपर ये पूरा व्यक्ति चित्र लिख रहे हैं प्रेमचंद, उनका जूता सामने से फटा है और उनका अंगूठा दिख रहा है। लेकिन अगर प्रेमचंद जी इस कंडीशन में चलते होंगे तो उनको पैर को कोई तकलीफ नहीं होती होगी। सिंपल है भाई, सामने से ऐसे करके सामने से अगर फटा है तो चल तो हम नीचे से रहे ना, नीचे से तो जूता सही है, लेकिन सामने से तो उनको कोई चलने में तकलीफ नहीं होती होगी, सिर्फ देखने में बुरा लग रहा है। लेकिन अगर हम परसाई जी के जूते के फटे होने की बात करें तो उनका जूता सामने से देखने में तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वो तले से फटा है। और जब परसाई जी चलते होंगे तो उनको तकलीफ होती होगी, उनका पैर लहूलुहान होता होगा, उनको चोट लगती होगी। तो सिंपल का मतलब है कि भाई मेरा देखने में सही है लेकिन मुझे तकलीफ दे रहा है, तुम्हारा देखने में बुरा है लेकिन तुमको तकलीफ नहीं दे रहा है। प्रेमचंद के बाएं पैर के जूते में ऊपर छेद है, बाएं मतलब लेफ्ट पैर के, और उनकी पैर की उंगली बाहर निकल आई है। वहीं लेखक का जूता ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है पर अंगूठे के नीचे का तला घिस गया है। ऊपर से ठीक है पर नीचे का तला घिस गया है, जिससे उनका अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो जाता है। तो जो पैर का अंगूठा है ना उसके नीचे का घिसा हुआ है और जब वो चलते हैं तो उनका पैर क्या होता है, लहूलुहान हो जाता है, उनको चोट लग जाती है।
पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, परंतु तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। कहने का मतलब है मैं चलते चलते तो अभी सिर्फ अंगूठे के नीचे फटा है, जब मैं चलता हूँ तो अंगूठे में चोट लगती है, अंगूठे से खून निकल आता है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा तला फट जाएगा, गिर जाएगा, ऊपर से जूता सही रहेगा, लेकिन मेरे को तकलीफ होती रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें आपकी यानी कि प्रेमचंद जी की, तो उनका खाली देखने से सामने में खराब है, फटा है, लेकिन उनको किसी भी तरीके से चोट नहीं लगती, उनका पैर पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब जूते का काम क्या है? जूते का काम है हमारे पैरों को सुरक्षा प्रदान करना। तो प्रेमचंद के जूते उनको वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई के जूते उनको वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो जो सुरक्षा, पैर तो चोट खा ही रहा है, उनको खून आ ही रहा है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 में। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या व्यक्त कर रहा है? अब जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य पे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जूता हमेशा जो है टोपी से महंगा होता है। अब जूता पाँवों की सुरक्षा में लिए होता है, टोपी हमारी इज्जत के स्वरूप में मानी जाती है। तो समझ में आया? जो ये आनुपातिक मूल्य है, समझना, समझ में आया? अब मैंने आपको समझा दिया, ये किस प्रसंग के तौर पर रखा गया है। टोपी इज्जत का है और पैर का जूता हमारी सुरक्षा को दर्शाता है, ये चीज़ बताई गई है। तो वो उस आनुपातिक मूल्य यानी कि अब जूता अगर 3-4 रुपए में मिलता होगा उस समय, तो 4 आने की हमारी टोपी मिलती होगी, तो टोपी तो बहुत सस्ती है ना। यानी कि इज्जत का ज़्यादा मूल्य नहीं है, मगर जो जूते हैं उनका मूल्य है। प्रश्नोक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज राजनीतिक स्थिति का वास्तविक चित्र व्यक्त किया है। क्या मतलब? लोग चापलूसी करते हैं, अपनी इज्जत को खो देते हैं, वो ही सब। प्रेमचंद उच्च कोटि के सम्मानित साहित्यकार थे, जिसे लोगों को अपने सिर पर धारण करना चाहिए था। समझ में आया? कि मतलब इतने अच्छे साहित्यकार, तो उसे जाहिर सी बात है सर पर बिठा कर रखिए, अर्थात समाज और सरकार द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए था। पर हमारे समाज ने टोपी अर्थात प्रतिभा की पूंछ कहा। पूंछ तो है जूते अर्थात चापलूसों की, जो सम्मान के पात्र नहीं है। समझ में आया? जो ज़्यादा चापलूसी करते हैं उनको सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो वाकई हमारे समाज में, हमारे समाज की अपनी इज्जत बना कर रख रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। समाज में टोपी की बजाय जूते की कीमत ज़्यादा लगाई जाती है। कम से कम प्रेमचंद के मामले में तो ये अक्षरार्थ है। कहने का मतलब क्या है कि प्रेमचंद के मामले में ये बात सही है कि भाई जिन्हें हमें समाज का शिरोमणि बनाना चाहिए था, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, और जो लोग चापलूसी करते हैं उन्हें पूछता है। तो यहाँ पर आनुपातिक मूल्य का मतलब हमने प्रेजेंट वास्तविक तौर पे आपको समझा दिया कि भाई जूते महंगे होते हैं और जो है टोपी जो है सस्ती होती है। यही चीज़ उन्होंने राजनीतिक दर्शन के हिसाब से बताई। जो आपके प्रेमचंद हैं वो टोपी हैं, जिन्हें समाज के में हमें सर पे बैठाना चाहिए था, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, ज़्यादा कुछ उनकी कीमत नहीं है। लेकिन जो चापलूस यानी कि जूते होते हैं, उन्हें सभी कोई पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या दिया गया है? लेखक और मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण समस्याओं से निपटने में भिन्न है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर परसाई जी कहते हैं क्या कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मैं उससे बचकर निकलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब और प्रेमचंद जी क्या हैं? वो उनके पास अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो उस परेशानी से लड़कर और जीत कर निकलना चाहते हैं। अब ये चीज़ उन्होंने इनडायरेक्टली वे में बताया, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, अब उन्होंने इनडायरेक्टली कैसे बताया? उन्होंने कहा कि भाई मेरा जूता तले से फटा है। अब तले से फटता कब है? जब हम बहुत ज़्यादा चलें। ठीक है, हमारा क्या होता है, लेखक यानी कि परसाई जी का जूता तले से फटा है। अब तले से तब फटता है जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब यानी कि क्या हुआ कि हमारे परसाई जी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब चलने की कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे सामने अगर मान लो कोई मुसीबत आई है, तो उस मुसीबत से हम भाई ऐसे बचेंगे तो हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा। मुसीबत हमारे सामने खड़ी है तो हम अगर सीधे जाएंगे तो हमें कम चलना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, अगर हम उससे बच के निकलना चाहेंगे तो हमें चक्कर लगाना पड़ेगा, लंबा चलना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे लेखक को ज़्यादा चलना पड़ा और इनका जूता तले से फट गया।
अब आ जाते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी का जूता सामने से फटा है, अंगूठे से। अब अंगूठे से कब फटता है? जब हम किसी चीज़ पे बराबर जो है इस तरीके से ठोकर मारे, ठीक है। बराबर हम अगर मान लीजिए ये मेरा जूता है और इस जूते से हम अगर सामने कोई चीज़ इस पर हम ऐसे करके बराबर ठोकर मारते रहें तो मेरा जूता सामने से डैमेज होने लगेगा, हो जाएगा ना, फट जाएगा। तो प्रेमचंद जी क्या होते हैं, उनके जीवन में कोई मुसीबत आई तो अब उससे लड़ेंगे और लड़ने के बाद आगे निकलेंगे, इसीलिए उनका जूता सामने से फटा। उन्होंने बोला ना, तुम जरूर तुम्हारे रास्ते में कोई टीला आता होगा जिसको तुम पैर की ठोकर से मारते होगे, इसलिए तुम्हारा जूता सामने से फटा है। तो देखिए क्या है, लेखक जो आधुनिकता का प्रतिनिधि है, समस्याओं से निपटने के मामले में बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि प्रेमचंद समस्या रूपी टीले को हटाने के लिए बार बार उस पर ठोकर मारते हैं। अब जो है उस पर क्या कर रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं। भले ही इस क्रम में उनका जूता फट जाए, परंतु लेखक उस समस्या रूपी टीले को यूं ही छोड़कर उससे बचकर किनारे से निकल जाने में विश्वास रखता है। यानी कि टीला तुम मुसीबत ऐसे ठीक है, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं उससे बच के किनारे से निकल जाऊंगा। तो ये उनका मानना है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ क्या दिया गया है, लेखक ने मुंशी प्रेमचंद और उनके बहुचर्चित पात्र होरी को किस कमजोरी से ग्रस्त बताया है, पाठ के आधार पर बताइए। अगर हम पाठ के आधार पर जाएं तो उन्होंने एक लाइन में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, और वो एक लाइन है कि भाई प्रेमचंद जी और होरी जो है गोदान का, वो दोनों ही नेम धर्म से ग्रसित थे। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। नेम धर्म का अगर हम शाब्दिक अर्थ बताएं तो इसे हम बोलते हैं नियम और कायदा। हम अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कायदों को सेटअप करते हैं कि ठीक है हमारी लाइफ में ये चीज़ें हैं, हम ये नियम मान कर चलते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होते हैं। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको चेंज करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बोलो कि नहीं हम ट्रैफिक नियम को बहुत मानेंगे, तो आप ट्रैफिक नियम को डेली मानते हो, लेकिन अगर आपको कभी जल्दी हो रही हो तो आप उस ट्रैफिक नियम को तोड़ भी देते हो। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल होना। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कभी उन्हें मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी और होरी की जो समानता बताई गई है वो है कि उन्होंने अपनी लाइफ में अगर कुछ गोल सेट किए हैं, कुछ नियम कायदों को बनाया है, तो वो उसको प्रॉपर हर वे में, हर सिचुएशन में वो नहीं बदलते। क्यों? सेम रहते हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। उनको फ्लेक्सिबल नहीं करते कि नहीं ठीक है चलो आज इसको मानते हैं, आज इसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। वो जैसे यहाँ पे प्रेमचंद जी को दिखाया गया ना कि भाई उनको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रेमचंद जी को क्या है, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जैसे हैं वो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और जब फोटो खिंचाने की बारी आई तो उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो किया कि मतलब वो जैसे थे, उनके पास जो चीज़ें थीं वो उन्होंने उसी एज इट इज़ चीज़ों में अपने आप को प्रेजेंट किया। मतलब उनके पास जूता फटा था तो उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचा दी। ठीक है, मैं तो नहीं मान रहा, ये चीज़ उन्होंने साफ बोल दी। ठीक है ना। तो ये होरी के साथ भी था। अब इसको आप लिखोगे कैसे, देखिए क्या है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद और उनके बहुचर्चित पात्र होरी को नेम धर्म की कमजोरी से ग्रस्त बताया। जैसे मैंने बताया था, नेम धर्म दोनों ने कभी भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया, अर्थात धर्मों के निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया। वे विकटम परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर सदा चलते थे। यानी कि जितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, उनकी जो अपने नियम हैं वो उन नियम पर टिके रहेंगे, वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलते नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है। अब उन्हें बहुत सारे विशेषण, जैसे एक बोला युग प्रवर्तक, बोला साहित्यिक पुरखे, बोला, बहुत सारे विशेषण उन्होंने पाठ में इस्तेमाल किए हैं प्रेमचंद जी के लिए। देखिए कैसे लिखेंगे। संपूर्ण पाठ में लेखक ने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व को महिमा मंडित करने के लिए, अब देखिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं ना कि शब्दों का चयन आपके लेखन को सुधारता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व को वर्णित करने के लिए या वर्णन करने की जगह उन्होंने महिमा मंडित लिख दिया। अब देखिए कितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना। तो इसी से आप लोगों का लेखन सुधरेगा। तो वही है, महिमा मंडित किया है। इसके लिए लेखक ने प्रेमचंद के अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। क्या है? जैसे महान कथाकार, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक तथा साहित्यिक पुरखे।
तो इतने सारे विशेषण सिर्फ इसलिए इस्तेमाल उन्होंने किए कि यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की हर एक क्वालिटी को हमारे सामने अच्छे से रख सके। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे महान कथाकार, तो अब महान कथाकार उनकी किस विशेषता को बतलाता है कि भाई उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं लिखी हैं। ठीक है, अगर हम युग प्रवर्तक कहें तो अब देखिए उन्होंने 80s और 90s के अर्ली में वो कहानियां लिखी, लेकिन वो आज के समय में, जब हम आज 2024 में हैं, तो आज के समय में भी वो वैल्यू लगती हैं। समय बदल रहा है, लेकिन वो कहानियां आज के समय में, आज की सिचुएशन में भी हमारे लिए पूरे पढ़ने के लिए, हम पढ़ते हैं तो हमें सीख मिलती है उससे। ठीक है, दूसरी चीज आ जाइए उपन्यास सम्राट। उनके क्या उपन्यास है, आप नवाब राय के नाम से उनके उर्दू आप क्या कहते हैं नॉवेल्स उठा लो, एक से एक हैं। क्या हिंदी में कम है? हिंदी में उन्होंने एक से एक उपन्यास लिखे हैं। आप गोदान उठा लो, उनकी गोदान पढ़ने में आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उनको उपन्यास महान क्या कहते हैं, उपन्यास सम्राट कहा। जनता के लेखक, अब जनता के लेखक क्यों कहा? आप अगर उनके कहानियों को, हम कह रहे सारी नहीं तो कुछ कहानियां अगर आपने पढ़ी भी हैं, तो वो आम जनता की समस्याओं को हमेशा सामने रखते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ सामने रख रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, इसको भी वो बेहतरीन तरीके से बताते हैं। जैसे कि अब हम कह रहे हैं आप सारे छोड़ दो, आप दो बैलों की कथा, आपने एक कहानी पढ़ी है आपके सिलेबस में ही, आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपने पढ़ी है। तो प्रेमचंद ने जो वो कहानी लिखी, उसमें भी देखो उन्होंने बैलों के संघर्ष के माध्यम से बताया कि अगर हमारे अंदर हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की जिद है, तो कोई भी सिचुएशन हो, शारीरिक रूप से हम कमजोर हो, कुछ भी हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जैसे हीरा मोती पहुंच गए थे। तो ये चीज उन्होंने बताई है अपने साहित्य के मामले से कि जनता के लेखक हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उनको तो सामने रखते हैं, उनका निवारण भी साथ में बताते हैं। फिर आते हैं साहित्यिक पुरखे। पुरखे जैसे मैंने बताया कि पुरखों का मतलब होता है वो जो बहुत जानकार हो। अब जैसे हम बोलते हैं ना, कोई अगर आपको बहुत चीज़ के बारे में ज्ञान दे रहा हो तो सीधे हम उसको बोलते हैं ज़्यादा पुरखा बनने की कोशिश नहीं करो, ऐसे ही हम उसको टीज करते हैं ना। तो यहाँ पर साहित्यिक पुरखा एज अ टीजिंग नहीं है, ये फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? क्योंकि उन्होंने साहित्य में जिस हद तक योगदान दिया है, हमें समझ में आता है कि उनका ज्ञान कितना ज़्यादा था, और वो भी जो है वो वास्तविकता के धरातल पे था। काल्पनिकता में उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ साहित्य के धरातल पर है, सॉरी वास्तविकता के धरातल पे है। यानी कि एक्चुअल में उन्होंने अपने आसपास वो सारी चीज़ों को देखा है, समझा है, उसको फिर थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में, थोड़ा सा डायरेक्ट वे में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उनका ज्ञान का जो लेवल है वो बहुत हाई है, इसीलिए उन्हें साहित्यिक पुरखे के तौर पे भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में वर्णित कुंभन दास का परिचय दीजिए। अब कुंभन दास का एक जगह आया था कि भाई फतेहपुर सीकरी की चक्कर लगाते लगाते उनके जूते फट गए, घिस गए थे, तो अब आपको उन कुंभन दास का परिचय देना है। तो देखिए क्या है, लेखक ने मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में जूता घिसने के उदाहरण में कुंभन दास का वर्णन किया है। कुंभन दास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि थे। वे वल्लभाचार्य के शिष्य तथा अष्टछाप के कवियों में से एक थे। तो समझ में आया क्या था ये भक्ति काल के ये भी कवि रहे। आप अगर इतिहास पढ़ोगे काव्य साहित्य का तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के जूते फटने का क्या कारण बताया है। उन्होंने बताया है कि जरूर तुम्हारे सामने ऐसा कोई टीला आ गया होगा जिससे तुमने बचकर निकलने की बजाय उसे ठोकर मारकर तोड़ने का प्रयत्न किया। ठीक है, क्या किया? ठोकर मारकर तोड़ने का प्रयत्न किया। अब तुम जब किसी चीज पे बराबर ठोकर मारोगे, अब जैसे ये हमारा जूता है, अब ये एक पत्थर है, अब इस पे अगर हम मारते हैं तो क्या होगा? जूता सामने से फट जाएगा, फटेगा ना सामने से। तो वो टीले से, यानी टीले को बताया जिंदगी में आने वाली मुसीबतें, और जूता जो है वो है आपका संघर्ष, कि आप उनसे लड़ रहे हो, आप उन मुसीबतों से बचकर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए आपका जूता फट गया। ये एक रीजन उन्होंने बताया था। देखिए क्या है,
लेखक श्री हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के जूते फटने का कारण बताते हुए लिखा है कि प्रेमचंद बनिए के तकागदे से डर से दूर का चक्कर लगाकर झड़ जाते थे। दूसरा, परत दर पर सदियों से जमे टीलों को गिराने के प्रयास में बार बार उस पर ठोकर मारते थे जिससे उनका जूता फट गया। अब इसमें एक चीज जो है थोड़ा सा आप गड़बड़े, उसको सही कर लेना। जूते फटने का कारण बताते हुए लिखा कि प्रेमचंद बनिए के तकागे से डर से दूर का चक्कर लगाकर घर जाते थे। अब ये उन्होंने बोला तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है। जाते थे, अगर ऐसा होता, अब इसमें अगर आप कुछ इसको अगर करेक्ट करना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे, लगाकर जाते होगे। लेकिन अगर तुम ऐसा करते, क्या होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हारा जूता मेरे जूते की तरह तले से घिसता, लेकिन तुम्हारा जूता तो अंगूठे से फटा है, इसलिए शायद तुम, अब इसके बाद कहां से आएगा, शायद तुम परत दर परत सदियों से जमे टीले को गिराने के प्रयास में बार बार उस पर ठोकर मारते थे, जिससे ये तुम्हारे जूते फट गए। ठीक है, जिससे तुम्हारे जूते फट गए। तो ये कुछ चीज थोड़ी मिसिंग थी जो मुझे लग रहा था। ये उन्होंने एक रीजन दिया तो था, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि भाई अगर तुम बनिया के तकादे से जाते तो कुंभन दास की तरह या मेरे जूते की तरह तुम्हारा जूता तले से घिसा होता। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि तुम्हारा जूता तो सामने से फटा है। तो ये में भी जो है तुम क्या कर रहे होगे, तुमने किसी परत दर परत सदियों से जमे टीले को गिराने के प्रयास में उस पर ठोकर मारते थे, जिससे तुम्हारा जूता, तुम्हारे जूते फट गए। सिंपल। तो ये एक करेक्शन है जिसे आप कर लेना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, जरा आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्या है, प्रेमचंद के जूते पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें थी। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझिए कि उन्होंने जब ये देखा कि भाई उन्होंने जिस तरह की पोशाक में या जैसे भी फोटो खिंचाई है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर तुम्हारी फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो तुम्हारी डेली पहनने की पोशाक कैसे होगी। अब क्या मतलब है, अब देखिए जब हम फोटो खिंचाते हैं तो हम बड़ा अच्छे से ड्रेसअप हो जाते हैं, बहुत अच्छी ड्रेस पहन लेते हैं, बढ़िया सा मेकअप कर लेते हैं, सब कुछ। और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं मांग के किसी का पहन लूँगी। सिंपल सी एक चीज़ है। जो लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है ना कि फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, तो आप अच्छा सा बैकग्राउंड देखोगे, बढ़िया सा पोज लोगे, अच्छी सी ड्रेस पहनोगे, सब ये चीज़ करोगे। तो मतलब उस समय हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारी मेमोरीज होती हैं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रेमचंद ने जिस तरह के फ़ोटो पहनी है, मतलब सॉरी कपड़े पहने हैं, वो बहुत ही मतलब नॉर्मल से हैं, नॉर्मल से भी नीचे दर्जे के आप समझ लो ऐसे हैं। तो तभी लेखक ये सोचते हैं कि भाई तुमने फोटो में ही इतने अजीब से, खराब से, एकदम नॉर्मल से, सस्ते से कपड़े पहने हैं, तो सोचो तो रेगुलर में तो तुम इससे भी ज़्यादा गिरे चुरे कपड़े पहनते होगे। ये एक पल को उनके दिमाग में आया, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपने विचार को चेंज कर दिया। अब दूसरे पल क्या कहते हैं वो
कि भाई, लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। अब उनको फिर ये याद आता है कि नहीं, क्योंकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व दिखावे पर यकीन करता ही नहीं है, इसलिए जो उसकी डेली पहनने की पोशाकें हैं वो उसी में आ गया फोटो खिंचाने। यानी कि उसने दिखाने की कोशिश नहीं करी, वो जैसा था वो वैसा ही रहा, ये उनका मानना था। चलिए देखिए क्या है। प्रेमचंद का संपूर्ण व्यक्तित्व तथा जीवन काल ऐसा रहा कि उनके द्वारा दोहरा चरित्र जीने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। यानी कि उनका व्यक्तित्व क्या था कि हम ये कहें कि हम दिखावे की जिंदगी जिए तो नहीं, वो जैसे वास्तविक हैं वो वैसे ही अपने आप को शो करते हैं। परंतु आम धारणा यही रही कि लोग विशेष अवसर पर विशेष पोशाक पहनते हैं, यानी कि अगर अच्छा है तो हम अच्छी पोशाक पहनने की कोशिश करते हैं। इसी धारणा से अभिप्रेरित होकर लेखक कुछ पल के लिए दिग्भ्रमित होता है। उसे लगता है कि नहीं, लोग अगर अच्छा अवसर होता है तो बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो एक पल को वो थोड़ा सा भटकते हैं। दिग्भ्रमित होना यानी कि वो अपनी सोच से भटकते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो वापस आ जाते हैं। क्या कहते हैं? इसी धारणा से अभिप्रेरित होकर लेखक कुछ पल के लिए दिग्भ्रमित होता है, परंतु व्यक्ति विशेष का दिमाग में ख्याल आते ही वह अपनी धारणा को बदल देता है। मतलब वो सिर्फ जैसे व्यक्ति विशेष, मतलब जैसे ही वो सोचते कि अरे ये हम प्रेमचंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी तरीके के दिखावे पर यकीन नहीं करते, यानी कि विशेष अवसर पर विशेष पोशाकें नहीं पहनते। उनके लिए सारे ही अवसर विशेष होते हैं या सारे ही अवसर नॉर्मल होते हैं। ठीक है, सभी समान रूप के अवसर होते हैं। बदल कर उनके अनुकूल आचरण की भावना व्यक्त करता है। दूसरा, लेखक सोचता है कि सादा जीवन उच्च विचार वाला ये आदमी भीतर बाहर सब एक जैसा है, यानी कि प्रेमचंद एक्चुअल में ही ऐसे हैं, वो जैसे हैं वैसा ही दिखता है। इनकी जिंदगी का हर एक पहलू आईने की तरह स्पष्ट है। जैसा आईना होता है ना, हम जैसे हैं वैसे ही हम आईने में दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो जैसे हैं वैसे ही हमें सामने दिख रहे हैं। इसका दोहरा व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। मतलब दोहरा कि हम नॉर्मल कैसे अलग से दिखें और बाहर हम अलग से दिखें, ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए आ गए हम प्रश्न संख्या 14 पे। यहाँ क्या दिया गया है? आपने प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा है। मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेखक की बातें बोली गई हैं, प्रेमचंद की बातें नहीं बोली गई हैं। प्रेमचंद जी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, लेखक की। मैंने मैं पर्सनली यहाँ पे क्या लिखा है अभी वो तो हम बताएंगे, लेकिन पर्सनली जब मैंने ये पूरा व्यंग पढ़ा तो मैंने देखा कि हरिशंकर परसाई किसी के व्यक्तित्व को समझने में बहुत अच्छी पारखी नजर रखते हैं। होता है ना, अब देखिए उनके सामने प्रेमचंद नहीं है, उनके सामने उनकी सिर्फ फोटो है। अब उस फोटो के माध्यम से, फटे जूते के माध्यम से उन्होंने व्यक्तित्व तो निकाला ही, साथ ही उनके चेहरे पे जो हमें मुस्कान नहीं दिख रही, वो उस दबी सी मुस्कान को भी समझ गए, है ना। तो मतलब क्या है कि वो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को पहचानने की उनकी जो नज़र है वो बड़ी उम्दा है, बहुत पारखी है, ये चीज़ हम कहेंगे। देखिए क्या, लेखक हरिशंकर परसाई अपने व्यंग लेखन के लिए मशहूर है। यानी कि हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि प्रेमचंद पे ही उन्होंने ऐसा लेख लिखा है, बहुत सारी लोगों पर उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा परिस्थितियों पर, सब पर लिखा है। इस निबंध में परसाई ने महान साहित्यकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि को माध्यम बनाकर समाज के प्रचलित अवसरवादिता एवं दिखावे की प्रवृत्ति की ओर सबको आकृष्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर शब्दावली थोड़ी सी हैवी है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। क्या दिया है देखिए, इस निबंध में परसाई ने महान साहित्यकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ उन्होंने इसमें हमें प्रेमचंद के बारे में बताया। ये तो हमने देख लिया कि वो प्रेमचंद कितने सीधे सरल सादे से व्यक्तित्व हैं, इसके बारे में तो उन्होंने हमको बता दिया। लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी? हम कहते हैं ना, डायरेक्टली तो उन्होंने प्रेमचंद को रखा, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या बता रहे हैं? उन्होंने बताया सादगी के साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी यानी कि परिस्थितियों में अंतर, समाज के दर्जे में अंतर। हम कह रहे हैं ना, हमारी वेशभूषा समाज में अंतर को बताती है, तो वो अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि को माध्यम बनाकर, यानी कि हम लोगों की पोशाकें देखकर
समाज में उसके दर्जे को के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने फटे कपड़े में आता है तो हम उससे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करेंगे, लेकिन वहीं एक व्यक्ति हमारे सामने कोट सूट पैंट में आएगा तो हम बड़े अच्छे से बात करेंगे। तो ये समाज की अंतर्भेदी दृष्टि होती है जो उसकी पोशाक को देखकर निर्मित होती है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि को माध्यम बनाया और समाज में प्रचलित अवसरवादिता एवं दिखावे की प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि लोग जो हैं वो जब उन्हें अवसर मिलता है तो उस हिसाब से अब दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। दूसरा, अगर उनके अंदर अवसरवादिता होती तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। अगर वो अंग्रेजों के साथ में मिलकर उनके बारे में बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखते तो सपोज है कि उनको अंग्रेजों ने कितना धन धान्य से भर दिया होता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी भारत माता को चुना और उनके पे ऊपर लेखन कार्य किया, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी। भाई अंग्रेज़ों के बारे में लिखते तो क्या उनको पूरा धन दौलत, उनको पता नहीं कितनी कितनी उपाधियाँ दे दी होती, बंगले दे दिए होते, गाड़ियाँ दे दी होती, है ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अवसरवादिता को नहीं चुना। दूसरा, उन्होंने दिखावे को नहीं चुना कि भाई मैं सादा व्यक्ति रहता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही दिखूंगा। ये नहीं है कि भाई घर, वो एक मुहावरा है ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी कि खाने को कुछ है नहीं और दिखाने को इतना कुछ है ना। तो वही चीज़ है कि मेरे पास जो चीज़ है मैं वैसे ही दिखूंगा, मुझे दिखाने की प्रवृत्ति नहीं। तो ऐसी प्रवृत्तियों की तरफ लेखक ने जो है हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह शैली हमें बहुत आकर्षित और हर्षित करती है, इनडायरेक्टली वे से ही, लेकिन बड़ी आकर्षित करेगी। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 15। प्रेमचंद के जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। टीला शब्द जो है वो हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों की तरह हमारा ध्यान आकर्षित करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, सिंपल, तो उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। टीला का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंची जमीन, मिट्टी का ढेर या छोटी पहाड़ी। समझ में आ गया टीला। जैसे हम जा रहे हैं किसी जगह, जो एक मिट्टी का ढेर लगा तो उसको हम टीला बोलेंगे, या थोड़ा सा ऊंचा पहाड़ी से भी थोड़ा छोटा होता है तो उसे टीला बोलेंगे। मिट्टी का ढेर है उसको टीला बोलेंगे। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ होते हैं टीला। परंतु पाठ में टीले से अभिप्राय उन अवरोधों से है जो विकास में बाधक हैं, यानी कि हमारी लाइफ में आने वाली मुसीबतें। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर टीले का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर इसे एक प्रतीकात्मक रूप पर लिया गया है। टीला है हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां हैं या मुसीबतें हैं, वो सारी चीजें। परंतु व्यंग में टीला शब्द का प्रयोग विभिन्न सामाजिक कठिनाइयों के लिए किया गया है, समाज में जो हमारे पास मुसीबतें आती हैं, जैसे कथित तौर पर समाज के ठेकेदार, पंडित, मौलवी, जमींदार एवं साहूकारों ने खड़ा किया है। अब उस समय ये लोग खड़ा करते थे, भाई समाज में धनाढ्य वर्ग होते थे ये, और गरीबों के लिए किसी न किसी तरह की मुसीबतों को खड़ा करते थे। लेखक तो उससे बचकर निकल जाने की बात करता था, परंतु प्रेमचंद इन्हीं टीलों को गिराने के प्रयास में स्वयं को निछावर कर देते थे। अब जैसे हम बात माने ठेकेदार हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, जमींदार हैं। मान लीजिए जमींदार से हमने पैसा लिया, वो हमारी ज़मीन हड़प रहा है, तो हरिशंकर परसाई कहते थे तो भैया तुम मेरी ज़मीन ले जाओ, मुझे शांति दो। लेकिन अब अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें, कहते हैं कैसे मेरी ज़मीन लोगे, मैं तो तुम्हें बराबर सूद दे रहा हूँ, इसका इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मैं तो नहीं दूंगा, ये मेरी ज़मीन है, मैं पूरा पैसा चुकाऊंगा, मेरा पैसा मेरी ज़मीन मैं ले लूँगा। तो इस तरीके से वो भिड़ जाते थे। समझ में आए? तो ये प्रतीकात्मक तौर पर लिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। वेशभूषा, पहनावा, अगर हम देखें तो मैं अगर अपनी पर्सनली तौर पर देखूं तो वेशभूषा को लेकर लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। पहनावा अच्छा होना चाहिए हमारे पास, घर में चाहे जितना हो, हम घर में फटे कपड़ों में घूमते हो, लेकिन बाहर हमारी जो पोशाक है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा हमारा मानना है कि ऐसा हो गया है। वर्तमान समाज में पोशाक का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पोशाक के प्रति लोगों की सोच में आशातीत परिवर्तन आया है। आशातीत मतलब जो हम नहीं सोच सकते वैसा आया है। आज का समाज सर्वप्रथम लोगों की वेशभूषा देखता है। अगर अत्यधिक गुणवान व्यक्ति भी निम्न पोशाक पहनकर रहे तो समाज शायद ही उसे स्वीकार करेगा। समझ में आया? वह अच्छे कपड़ों के अभाव में अनादरणीय जीवन व्यतीत करेगा। इस परिस्थिति में लोग अपनी वेशभूषा के प्रति काफी सजग रहते हैं। समाज में सादा जीवन वाले लोगों को पिछड़ा समझा जाता है। कहने का मतलब है जो लोग बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहनते ना तो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। सिंपल से जो लोग उन्हें ज़्यादा अरे बोलते बड़ा पिछड़े व्यक्ति हैं। अगर आप थोड़ा सा फैशन ट्रेंडिंग वाले कपड़े पहनते हो तो बोलते हैं हाँ अच्छा है। अगर मान लीजिए बहुत अमीर व्यक्ति बहुत ही सादे से कपड़े पहनेगा तो लोग उसे इतना तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति भी बड़ा ट्रेंडिंग सा बड़ा फैशनेबल कपड़े पहनेगा ना तो जो है ना लोग उससे बड़ा मिलकर बातें करेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है। लेखक ने प्रेमचंद की दशा का वर्णन करते करते अपने बारे में भी कुछ कहकर लेखकों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। मतलब क्या है, प्रेमचंद के बारे में तो बता रहे हैं लेकिन अपने बारे में भी बताते हुए उन्होंने उस परिस्थिति के बारे में प्रकाश डाला। प्रेमचंद और लेखक परसाई में आपको क्या क्या समानता विषमता दिखाई देती है बताइए। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद की जो फोटो देखी गई उसके आधार पर यह बताया गया कि जो साहित्य से जुड़े या जो कथाकार जो भी लोग होते हैं इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जूते दोनों के फटे बताए गए हैं, चाहे परसाई जी के हों चाहे प्रेमचंद के हों। प्रेमचंद के जूते सामने से फटे हैं लेकिन परसाई जी के नीचे से फटे हैं। तो ये फटे होने की स्थिति ये दिखाती है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। उस समय साहित्यकारों को पैसा इतना नहीं मिलता था, तो पब्लिसिटी भी उतनी नहीं मिलती थी। आगे चल के ज़रूर मिली लेकिन उस समय भी शायद इतनी पब्लिसिटी और पैसा नहीं मिलता था। लेखक परसाई द्वारा लिखित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार, जिसे युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट आदि के रूपों से जाना जाता है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना थी। जैसे मैंने बताया, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हम इतने अच्छे कथाकार हैं, हमको पैसा मिल रहा है, तो क्या हम फटा जूता पहनेंगे? आप बताओ, क्या हम पहनेंगे? क्या आप पहनोगे? हैं? नहीं पहनेंगे ना। तो ये इंडिकेट करता है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। उनके फटे जूते से अंगुली बाहर निकल आई थी। कुछ ऐसी ही समान स्थिति लेखक परसाई के जूते की भी थी। उनके जूते का अंगूठे के नीचे का तला फटा था, यानी कि जूता नीचे से फटा था, जिससे अंगूठा जमीन में रगड़ कर घायल हो जाता था। इस स्थिति में उनके जूते का तला निकल कर उनके पूरे पंजे को घायल कर देता था। ये भी उन्होंने स्थिति बताई कि भाई ये स्थिति आती थी कि पूरा मेरा पैर घायल होने लगता था। प्रेमचंद और लेखक में अंतर यह था कि इस हाल में भी जहां प्रेमचंद मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे थे, लेखक ऐसा कभी न कर पाता। मतलब क्योंकि उनके अंदर दिखावे जैसी कोई प्रवृत्ति दिल से थी ही नहीं, इसीलिए वो मुस्कुरा पा रहे थे। लेकिन परसाई जी दिखावे पर मरमिटे थे, इसलिए अगर ऐसी स्थिति परसाई जी के पास आती कि उनका जूता सामने से फटा होता तो वो मुस्कुरा ना पाते, वो शायद कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते। इसलिए इनमें थोड़ी विषमता इस बात पे थी। समानता ये थी कि दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और दोनों के ही जूते फटे हुए थे। प्रश्न संख्या 18 है। लेखक ने प्रेमचंद को जनता के लेखक कहकर उनकी किस विशेषता को बताना चाहा है? अब जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने आम जनता की समस्याओं को देखा, समझा और उन्हें अपनी कथा के माध्यम से उकेरा। सिंपल सी एक चीज़ है, जो उनकी कथा में था उसके माध्यम से उन्होंने उकेर के सामने रखा, है ना। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे। प्रेमचंद अपने युग के महान कथाकार उपन्यासकार थे। अब समझ में आया? आप देखिए हम आपको पहले ये हम कह रहे हैं आज हम उनकी कथाओं को और पढ़ते हैं, तो जब ये लिखते थे तब भी ये फेमस थे, ठीक है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने से उन्होंने खुद गरीबी एवं दुख को अत्यंत निकट से देखा था,
ठीक है। तो जो चीज़ें उन्होंने खुद देखी हैं, समझी हैं, तो जब वो लोगों को देखते थे तो उनका वो दर्द सही से उजागर हो जाता था। इसके अलावा प्रेमचंद पराधीन भारत में भारतीय किसानों और मजदूरों के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार को देखा था। अब अंग्रेज़ों के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने भारत की क्या दुर्दशा बनाई है। कोई भी वर्ग जो है, अगर संपन्न वर्ग की बात हम छोड़ दें, जो अंग्रेज़ों के साथ थे, हम अंग्रेज़ों के जो खिलाफ थे, उनकी तो दुर्दशा हर किसी ने रखी, और जो गरीब थे उनकी तो बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा करी। तो मज़दूरों और किसानों को तो ना जाने कितना लूटा, कर और लगान के नाम पर उन्होंने। वे समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों और धार्मिक बुराइयों में फंसे लोगों को देख रहे थे। तो आसपास क्या हो रहा था उन्हें पता था। इन्हीं बातों को उन्होंने अपनी कृतियों का विषय बनाया, कि जो चीज़ें वो अपने समाज में देख रहे थे उसी को विषय बना रहे थे। पूस की रात में हल्कू की समस्या, गोदान में होरी की दुर्दशा, मंत्र में डॉक्टर चड्ढा की खेल प्रियता से सुजान भगत के बेटे की मृत्यु आदि का सजीव चित्रण करके जन सामान्य के दुख को मुखरित किया है। समाज में देखिए उस समय शराब की भी एक लत थी, उस पर भी उन्होंने बताया। उन्होंने होरी के माध्यम से बताया कि नियम, अगर आप गरीब हो तो जीवन में नियम आपके लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं। आप पर ये, अगर ये कहानी पढ़ोगे, पूस की रात है और गोदान है, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय समाज में क्या मुश्किल स्थितियां थी, लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेखक ने जनता का लेखक कहकर जनसाधारण के प्रति उनके लगाव को बताया, क्योंकि उनकी ये कृतियां, हम कह रहे हैं, आप उनकी जितनी भी कहानियां उनको पढ़ोगे ना, वो उस समय की तत्कालीन स्थितियों को वास्तविक रूप में आपके सामने प्रस्तुत, वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक स्थितियां और परिस्थितियां थी जिन्हें आपके सामने उन्होंने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसीलिए उन्हें जनता का लेखक कहा गया, क्योंकि जनता के दुखों को उन्होंने कहानी के माध्यम से हम सभी के सामने रखा है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रेमचंद के फटे जूटे पाठ के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा और उनकी स्वाभाविक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वेशभूषा तो आपने देखी कि बहनों ने टोपी पहनी हुई है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, जूते पहने हैं फीते वाले कैनवस के, है ना। जो चलिए देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से पता चलता है कि उच्च कोटि के साहित्यकार होने के बाद भी प्रेमचंद साधारण सा जीवन बिता रहे थे। तो समझ में आया ना, बहुत ही नॉर्मल साधारण सा जीवन वे बिता रहे थे। वे मोटे कपड़े का कुर्ता, धोती और टोपी पहने थे। मोटा कपड़ा जानते हो ना, खादी का कपड़ा कहलाता है, ठीक है, जिसे खादी या खद्दर कहते हैं। तो उस समय, आज जैसे आजकल एक खादी में बहुत वेरिएशन आ गए, बड़े अच्छे अच्छे खादी आने लगे। उस समय खादी को खद्दर कहते थे। खद्दर बहुत मोटा कपड़ा होता था, ठीक है ना। उनके जूते के बंद बेतरतीब बंधे हैं। एक तो उन्होंने कैनवस के जूते पहने हैं जो कि फीते वाले हैं, बंद फीते, और फीते में भी आगे, आप जब फीते को छेद में डालते हो ना, तो उसके आगे लिए लोहे की पतली लगी होती है। उनके जूते के वो लोहे की पतलियां टूट टूट के गिर गई हैं। अब गिरने की वजह से क्या हुआ है, वो जो फीता है उसका मुंह पूरी तरीके से खुल गया है, उसकी वजह से वो छेद में नहीं जा पाता। तो बस जैसे आया वैसे बांध दिया, बेतरतीब तरीके से उन्होंने अपने जूते के बंद बांधे हुए हैं। इसके बाद भी प्रेमचंद का दिखावा एवं आडंबर से परहेज था। वे जिस हाल में थे उसी में खुश थे और उसी रूप में दिखने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। वे अपनी कमियों और कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहते। ये नहीं था कि भाई उनके अंदर कोई कमी है, कोई कमजोरी है तो उसे छिपाएं, नहीं, वो जैसे हैं अपने आप को वैसा प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रेजेंट करने में खुश भी हैं अंदर से। सबसे पहली बात यह है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके लिए आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए, तो वो खुशी उनके अंदर है। प्रश्न संख्या 19 है, लेखक ने सदियों से परत दर परत कहकर किस ओर इशारा किया है। उन्होंने बोला ना, परत दर परत जमी मुश्किलों, जो टीला है उसको तुमने तोड़ने की कोशिश करी है। तो परत दर परत का यहाँ सीधा सीधा तात्पर्य हमारे समाज में पहली उन रूढ़ियों और परंपराओं से है जिनका इस समाज में आज भी पालन हो रहा है, मगर मतलब कुछ नहीं है, उनकी ज़रूरत कुछ भी नहीं है।
तो देखिए क्या होता है, हमारे समाज में बहुत सारे नियम कायदे बनते हैं, बहुत सारे नियम कायदे बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है उन नियम कायदों में भी परिवर्तन या उन जो रूढ़ियां जो परंपराएं बनी थी उनमें बदलाव या उनका बंद हो जाना या खत्म हो जाना सही है। अब इसमें आपको मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए जब हमारे देश पर बाहरी आक्रांताओं की नज़र थी, जिसमें बहुत सारे बाहर के आए, आप आक्रांता जानते हैं, मंगोल्स आए, मुगल्स आए, फिर अंग्रेज़ आए, तो इन सभी की निगाहें हमारी भारतीय स्त्रियों और लड़कियों पर थी। ठीक है, अब हमारे समाज की जिम्मेदारी हो गई कि भाई हमारे समाज की स्त्रियां और लड़कियों को बचाना है। एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ जैसे अभी पितृ सत्रात्मक सत्ता है, उस समय मात्र सत्तात्मक सत्ता होती थी, मतलब महिलाओं के शासन था, महिलाएं जो हैं वो रूल करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जब ये बाहरी आक्रांता आए तो अब ये हुआ कि उस समय पढ़ी लिखी भी होती थी, सब कुछ होती थी, बाहर का भी आना जाना सारी एक पूरी तरीके से खुला माहौल था। लेकिन जब ये सब बाहर आए तो हमारे ये हुआ कि भाई इनको सिक्योर करना है, इनको नुकसान नहीं पहुंचे, तो भाई इनका स्कूल जाना, बाहर जाना धीरे धीरे बंद किया गया, इन लोगों को घर में रखना शुरू किया गया। ये इनके सेफ्टी प्रोसीजर्स थे, हमारे समाज के सेफ्टी प्रोसीजर थे कि हमारे देश की स्त्रियों, हमारे घर की स्त्रियों और लड़कियों को कोई नुकसान ना हो। फिर क्या हुआ कि भाई किसी काम से जाना भी है तो पूरा पूरा पर्दा करना पड़ेगा, तो वो पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। स्त्रियों का पढ़ना जो है वो बंद कर दिया गया, घर की चार दीवारियों के अंदर वो आ गई। वो शुरू क्यों हुआ था? वो सेफ्टी प्रोसीजर था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये आक्रांता चले गए, अंग्रेज चले गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, तब भी रूढ़ियां बनी थी, पर्दा प्रथा भी थी, लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, उन्हें घर की चार दीवारी में रखा जाता था। अब वो जो जिस समय वो बनी थी वो सेफ्टी की वजह से बने थे नियम, लेकिन आज समाज में ऐसा कुछ नहीं था, तो अब वो क्या बन जाते हैं, रूढ़ियां बन जाती हैं, जिनका हमें अब कोई ज़रूरत नहीं। अब उनमें बदलाव हुआ, अब देखिए आज़ादी से लेकर अभी तक उनमें बदलाव हुआ। अब लड़कियां पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, पर्दा प्रथा बंद हो गई है। तो मतलब क्या है, नियम बनते हैं समाज में, लेकिन वो उस समय के लिए बने, वो समय की परिस्थितियों को देखकर बने, लेकिन फिर क्या होता है, समय के साथ उनमें बदलाव चाहिए होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है कि परत दर परत, तो परत दर परत वो रूढ़ियाँ और वो परंपराएं हैं जिनका अब समाज में ज़रूरत नहीं है या जिनमें बदलाव की ज़रूरत है। तो प्रेमचंद जी इन्हीं रूढ़ियों और इन्हीं समस्याओं को बदलने के लिए उनसे संघर्ष कर रहे थे। जो वो परत दर थे जिनमें आपके जमींदार थे, महाजन थे, मौलवी थे, पंडित थे, जो तरह तरह से समाज को कहीं ना कहीं डरा के रखते थे। ठीक है, लेखक ने सदियों से जमी परत दर परत कहकर समाज में फैली उन कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों की ओर संकेत किया है जो समाज में पुराने समय से चली आ रही हैं और लोग बिना सोचे समझे इन्हें अपनाए हुए हैं। यानी कि आज के समय में उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चलो भाई परंपरा है, चल रही है, चला लो, जैसे भी हो जाओ। इनकी जड़ें समाज में इतनी गहराई से जम चुकी हैं कि ये सरलता से दूर नहीं की जा सकती। अब परत दर, अब इनके भाई देखिए, कोई भी चीज़ एक बैक नहीं बदलती है, उनको बदलने का अपना एक प्रोसीजर होता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो ज़रूरी होता है। तो वही टाइम पीरियड के लिए अब मान लीजिए सिंपल सी चीज़ है, कहीं पर भी अगर कोई चीज़ डे बाय डे अगर जमती जा रही है तो आप बोलो कि एक कपड़ा मार दे हो जाएगा साफ, नहीं, उसके लिए पहले आपको एक धूल साफ करनी पड़ेगी, फिर गीला कपड़ा मारना पड़ेगा, ज़्यादा जमा है तो स्क्रॉच ब्राइट लेके साफ करना पड़ेगा। इस तरह के सारे प्रोसीजर्स होंगे ना। तो उसी तरह के समाज में अगर रूढ़ियाँ फैली हैं तो उसे हमें साफ करने के लिए थोड़ा सी प्रोसीजर, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा एक कहते हैं ना जुझारू प्रवृत्ति, ये लेके आनी पड़ती है। तो ये परत दर परत आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं 21। यदि अन्य लोगों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो क्या करते? भाई वो भी भैया किसी से जूता मांग कर पहन लेते, उनका जूता फटा था तो वो भी किसी के घर जाते, भैया मुझे जूता दे दो, मैं फ़ोटो खिंचाने जा रहा हूँ, जूता पहन लूँगा। सिंपल सी एक बात है ना, मांगने चले जाते। चलिए देखिए क्या है, यदि औरों की तरह प्रेमचंद भी फोटो के महत्व को समझते तो इस तरह के अत्यंत साधारण कपड़े और फटा जूता पहनकर फोटो ना खिंचवाते।
वे भी दूसरों की तरह फोटो खिंचाने के लिए औरों से कपड़े और जूते आदि उधार मांग लेते। सिंपल सी बात है, जैसा लोग करते थे कि मान लीजिए कि वर दिखाने यानी लड़का दिखाने जा रहे हैं तो मांगे का कोट पहन लेते थे, फोटो खिंचा रही है तो अब दूसरे की पत्नी लेकर फोटो खिंचा लेते थे। तो ये एक तरीके का उस समय होता था। तो अगर प्रेमचंद भी करते तो वो भी मांग लेते। प्रश्न संख्या 22 है, प्रेमचंद ऐसी वेशभूषा में फोटो खिंचाने को क्यों तैयार हो गए होंगे, पाठ के आधार पर बताइए। अब पाठ में यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने भी कुछ चीजें कही हैं कि भाई प्रेमचंद जी का फोटो खिंचाने का मन नहीं था, तो वो नहीं चाहते थे। पत्नी ने आग्रह किया होगा तो शायद इसलिए वो फोटो खिंचाने बैठ गए। ठीक है ना, एक ये एजम्पशन उन्होंने लगाया कि भाई ऐसा क्यों उन्होंने किया कि पत्नी ने जिद करी तो वो फोटो खिंचाने बैठ गए। या भाई देखिए, सिंपल सी ये चीज तो हमें पता है कि उनको वेशभूषा के दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज रही होगी। तो उन्होंने कई एजम्पशंस लगाए हैं। चलिए देखते हैं। प्रेमचंद मोटे कपड़े का कुर्ता धोती और टोपी पहने फोटो खिंचाने के लिए इसलिए तैयार हो गए होंगे, शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा, क्योंकि भाई फोटो किसके साथ है, पत्नी के साथ है। तो एक बार को लग रहा है कि भाई पत्नी ने जिद करी होगी कि नहीं भाई फोटो खिंचाओ, तो फोटो खिंच गई, जिसे वे टाल ना पाए होंगे और अच्छा चल भाई कहकर पत्नी के साथ फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। तो हरिशंकर परसाई यही सोच रहे हो कि भाई इसीलिए ये फोटो खिंच गई होगी। प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ क्या दिया गया है, लेखक द्वारा कुंभन दास का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है। अब कुंभन दास का क्यों दिया था, क्योंकि कुंभन दास के जूते भी फतेहपुर सीकरी के चक्कर लगाने के कारण घिस गए थे, इसीलिए उन्होंने दिया था। लेखक का मानना है कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिसता है। सही है। इसी पुष्टि के लिए उन्होंने कुंभन दास का उदाहरण दिया। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आते जाते घिस जाता था। अब वो आगरा रहते थे, आगरा से फतेहपुर सीकरी काफी दूर है, आने जाने में उनका जूता क्या होता था, घिस जाता था। इस संदर्भ में उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। प्रश्न संख्या 24 है, प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने क्या क्या आशंकाएं प्रकट की हैं। अब लेखक ने जब वो फोटो देखी कि उनका जूता फट गया है, तो अब जूता फटा कैसे, सबसे बात प्रश्न ये, फटा कैसे। तो उसके लिए उन्होंने कई चीजें दी। क्या क्या है देखिए। प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने 2 आशंकाएं प्रकट की। पहला, बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर प्रतिदिन लगाकर घर पहुंचना। पहला उन्होंने ये सोचा, लेकिन दूसरे ही पल उनका दिमाग बदला। अरे कि भाई तुम चक्कर लगा रहे हो तो जूता तले से फटना चाहिए, लेकिन ये तो फटा तुम्हारा सामने से है। तो इसका मतलब क्या है, सदियों से परत दर परत जमी किसी चीज पर ठोकर मार कर जूता फाड़ लिया है। तो मतलब अब देखिए, कहते हैं ना कि हमें आता अगर कोई चीज आता है तो तुरंत ही हम अपना दिमाग पलटते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत ये सोचा कि नहीं, तुम्हारा जूता चक्कर लगाने से नहीं घिसा है, तुम्हारा जूता अगर चक्कर लगाने से घिसा होता तो मेरे जूते की तरह तले से फटा होता। ठीक है, लेकिन तुम्हारा फटा कैसे है, सामने से। इसका मतलब तुमने किसी चीज पर बराबर ठोकर मारी है, यानी कि परत दर परत जमी किसी टीले को तुमने ठोकर मारी है, जिसकी वजह से तुम्हारा जूता सामने से फटा है। अब आगे प्रश्न संख्या 25, जूता हमेशा कीमती रहा है। ठीक है, देखिए जूता आज भी अगर आप सर की एक टोपी लेने जाओ तो ज्यादा से ज्यादा कितने की, 100-150 की मिलेगी। जूता लेने जाओ कितने का मिलेगा, 1000, 1500, 2000 से नीचे का नहीं मिल सकता है। मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। तो वही चीज है, जूता हमेशा कीमती रहा है, ऐसा कहकर लेखक ने समाज की किस विसंगति पर प्रकाश डाला है। तो ये तो हमने आपको शाब्दिक तौर पर बताया कि टोपी सस्ती होती है, जूता महंगा होता है, लेकिन समाज में चापलूसों का बोलबाला है। जो अपने अफसर की चापलूसी करता है उसे हर कोई पूजता है, हर कोई उसे पूछता है ना। यहाँ पर उस विसंगति पर इन्होंने सीधे सीधे नजर डाली है। देखिए क्या है, जूता धन और बल का प्रतीक है, यानी कि आपके पास पैसा है और ताकत है। जूता समाज में सदा से ही आदर पाता रहा है, अर्थात गुणवान व्यक्तियों को ही धनवानों के सामने कमतर आंका जाता है, यानी कि जिनके पास पैसा है।
धनवानों ने ज्ञानी व्यक्तियों को भी झुकाने पर विवश किया है, यह समाज की विसंगति है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन हमने आपको बताया, दूसरा इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि जूता धन और ताकत, पैसा और ताकत का प्रतीक है, और हमेशा जिसके पास पैसा होती है, ताकत आती है, वो व्यक्ति समाज में चाहे जितना भी गुणी, जितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, उसे झुका देता है। ठीक है, तो इस विसंगति पर भी प्रकाश डाला। तो यहाँ पर दो विसंगतियां हैं, मैंने दोनों आपको बता दी। ठीक, चलिए, तो इस तरह खत्म हुआ कि हमारा चैप्टर नंबर 5, प्रेमचंद के फटे जूते। और इस एक फटे जूते ने कितना बवाल मचाया ना, आप बताइए, कितने तरह तरह के क्वेश्चन, कितना मुश्किल टफ चैप्टर, सब कुछ आपके सामने आ गया। तो अब आइंदा से जूता जब फटा हो तो उसे सिलवाने की कोशिश करो और ऐसे जूते मत पहनो, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि एक प्रेमचंद के फटे जूते ने क्या से क्या बवाल मचा दिया, लेकिन हाँ, हमें सिखाया भी बहुत कुछ। तो चलिए, सीख तो हमने लिया, अब हम प्रवेश करेंगे महादेवी वर्मा के जीवन में, मेरे बचपन के दिन, यानी कि किस तरीके से उनके जन्म पर पूरे उनके घर में खुशी मनाई गई, कितनी मान मनौतियों के बाद उनका जन्म हुआ, फिर उनकी पढ़ाई से लेकर उनके कविता लेखन तक का सफ़र कितना इंटरेस्टिंग रहा, ये सब कुछ हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में, मेरे बचपन के दिन। तो उसका भी करेंगे हम MIQs, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, उससे पहले आप चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प करेगा, और जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।